नमस्कार। आदिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रासो साहित्य का। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने आदिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को विभिन्न विद्वानों द्वारा जो नाम दिया गया, उस नामकरण का क्या औचित्य रहा तथा उसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया, उसकी औचित्यता के क्या कारण हैं या क्यों हमें आदिकाल नाम स्वीकार करना चाहिए, इन सभी का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत या इसके अतिरिक्त जब हमने आदिकालीन साहित्य का 6 भागों में वर्गीकरण किया था, उन 6 भागों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है रासो साहित्य। उसी रासो साहित्य का आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि आदिकालीन साहित्य या आदिकाल जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी संवत से 1375 ईस्वी संवत तक मानी जाती है, यद्यपि उसमें साहित्य विभिन्न प्रवृत्तियों या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को लेकर लिखा गया या काव्य विविध आयामों को लेकर लिखा गया, परंतु उनमें अधिकांशतः जो रचनाएं हैं या उस साहित्य में सबसे ज़्यादा जो रचनाएं लिखी गई वह रासो काव्य लिखा गया। अतः रासो काव्य आदिकालीन साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उसी रासो साहित्य का आज हम अध्ययन करेंगे कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं तथा रासो का अर्थ क्या होता है। यही सभी आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा। रासो साहित्य को वीरगाथात्मक साहित्य भी कहा जाता है। जैसा हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल या आदिकाल का नामकरण संबंधी जो व्याख्यान देखा था, उसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रारंभिक काल को कई नाम दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम ही दिया है और यही वीरगाथा काल नाम उन्होंने इन रासो ग्रंथों के आधार पर ही दिया है। यद्यपि रासो के अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी उसमें शामिल हैं, जैसे विद्यापति की पदावली या और जयमंग जस चंद्रिका, फिर भी ज़्यादातर या प्रभावशाली रचनाएं उसमें रासो काव्य ही रहा है। अतः उसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम भी दिया है। पर चूँकि यह वीरगाथा काल नाम आज हम साहित्य के इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, इसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। परंतु यही रासो काव्य, इसे वीरगाथात्मक काव्य भी कहा जाता है। इसे राजस्थान के राजाश्रित चारण कवियों ने लिखा है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि रासो का अर्थ क्या होता है या रासो शब्द की उत्पत्ति किस रूप में हुई है, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले या साहित्य इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है राजसूय यज्ञ। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का अर्थ रसायन से माना है। रसायन यानी दो चीज़ों का मेल, और दो चीज़ों का जो योग है या जो दो वस्तुओं का योग है वह है श्रृंगार तथा वीरता की प्रवृत्ति का योग। चूँकि रासो काव्य में मुख्य जो प्रधानता रही है वह वीर काव्यात्मक साहित्य रहा है या वीरता की प्रधानता रही है, इसके अतिरिक्त श्रृंगार भी रासो काव्य की मुख्य विषय वस्तु रहा है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द का अर्थ रसायन शब्द से मानते हैं। इसके अतिरिक्त दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मत रासो के संबंध में है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया रासो के संबंध में अपना मत। उन्होंने रासो की उत्पत्ति का संबंध रासक से माना है और उनका मानना है रासक अपभ्रंश का एक छंद था जिसमें 29 मात्राओं का प्रयोग होता था तथा एक काव्य के रूप में भी वह प्रचलित था जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया जाता था। इस प्रकार एक छंद के रूप में या एक काव्य की शैली के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। इसके अतिरिक्त शब्दकोश के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है गर्जन, तर्जन, लड़ाई झगड़ा, नृत्य, गीत आदि सभी का सम्मिलित रूप से जो काव्य में प्रयोग हो जाता है वहाँ रासो माना जाता है। और उसके अनुसार इसकी विषय वस्तु वीर, श्रृंगार अर्थात युद्ध और प्रेम रहा है। इस प्रकार रासो जो शब्द है वह अपने आप में विविध स्वरूप तथा विविध आयाम लेकर हिंदी साहित्य में काव्य के क्षेत्र में आया था। इस प्रकार ये जो रासो ग्रंथ लिखे गए वह वीर गाथात्मक साहित्य या रासो साहित्य कहलाया। और यह वीर गाथात्मक साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में हमें दो रूपों में उपलब्ध होता है, जैसे प्रबंध काव्य के रूप में तथा मुक्तक काव्य के रूप में। या प्रमुख रासो ग्रंथ जो हैं वो दो रूपों में हमें उपलब्ध होते हैं। प्रबंध काव्य में खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो तथा बीसलदेव रासो माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तक काव्य में प्रमाल रासो तथा हमीर रासो दोनों माने जाते हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में पृथ्वीराज रासो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ विद्वान इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं तथा चंद्रवृदाई को प्रथम महाकवि भी मानते हैं। इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति के पश्चात हम देखते हैं कि रासो जो हैं या हिंदी साहित्य में प्रमुख रासो ग्रंथ जो हैं उनमें खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, हमीर रासो आदि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अलावा इन रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही या आदिकालीन रासो साहित्य जो रचा गया उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, उन प्रवृत्तियों का जब अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रमुख विशेषता जो सामने आती है वह है संदिग्ध प्रामाणिकता। चूँकि रासो काव्य जो था वह हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल का काव्य था, अतः प्रामाणिकता पूर्ण रूप से संदिग्ध रही है या उनकी संदिग्धता में हमेशा संदिग्धता प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रही है, क्योंकि संदिग्धता की दृष्टि से रासो काव्य महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। रासो साहित्य के रूप में हमें जितनी भी रचनाएं उपलब्ध होती हैं वे सभी संदिग्ध ही मानी जाती हैं या उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध ही मानी जाती है, क्योंकि न तो वो रचनाकार ना ही उनका जो समय सम्मत बताया गया है वह इतिहास सम्मत से मेल खाता है। अतः प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्धता रासो काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है या वीरगाथात्मक रचनाएं प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध ही लगती है। इसके अतिरिक्त इतिहास विरुद्ध घटनाओं का वर्णन रासो साहित्य में किया गया है, क्योंकि इन काव्य में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण किया गया है उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता। और जो तिथियां दी गई हैं वह भी इतिहास में उपलब्ध जो तिथियां दी गई हैं उनसे भिन्न मानी जाती हैं या सन सम्मत इसमें जो प्रयुक्त किए गए हैं वो इतिहास के सन सम्मत से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। इसके अतिरिक्त रासो काव्य का जब हम अध्ययन करते हैं, पृथ्वीराज रासो हो या बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो हो या खुमान रासो, सभी रासो काव्य प्रेम और श्रृंगार की विषय वस्तु को बनाकर लिखे गए हैं। अतः वीर एवं श्रृंगार काव्य की प्रधानता इन रासो काव्यों में महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि रासो काव्य में युद्धों का अतिरंजनापूर्ण चित्रण किया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। अतः आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन होने के कारण वीरता की प्रवृत्ति आना रासो काव्य में स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सौंदर्य का वर्णन करना वह भी इस काव्य में सायास ही आया है, या इस काव्य में किसी भी रूप में श्रृंगार का जो वर्णन है नखशिख के रूप में किया गया हो, प्रकृति के रूप में किया गया हो या सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, वह श्रृंगार के उत्कर्ष रूप में हमें दिखाई देता है। तब वीरता तथा श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रासो काव्य की एक मुख्य विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त युद्धों का उत्साहवर्धक चित्रण किया गया है, क्योंकि रासो साहित्य रचने वाले चारण कवि स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध का सजीव वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से करते थे। अतः उन्होंने वीरगाथात्मक रचनाओं में युद्धों का अत्यंत सजीव तथा इस प्रकार का चित्रण किया है मानो हम साक्षात अपनी आँखों से उस युद्ध का वर्णन देख रहे हों या उस युद्ध को देख रहे हों। युद्ध कौशल और युद्ध के दृश्यों का जो चित्रण किया गया है वह चित्रण इतना अधिक उत्कृष्ट बन पड़ा है कि इस क्षेत्र में
इनकी समकक्षता के समान इसकी समकक्षता में हिंदी साहित्य में अन्य कोई काव्य उभर कर सामने नहीं आया। युद्धों का इस प्रकार का सजीव चित्रण इनके द्वारा किया गया है कि वह सजीव मात्र बनकर हमारी आँखों के सामने साक्षात प्रकट हो उठता है। और यही प्रमुख विशेषता रासो काव्य की रही है कि इस प्रकार का युद्ध वर्णन कहीं और हमें दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त रासो काव्य की एक प्रमुख विशेषता जो रही है वह थी संकुचित राष्ट्रीयता। चूँकि आदिकालीन साहित्य रीतिकाल राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तब देखते हैं युद्ध का, अशांति का, अराजकता का आदि का काल रहा है राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में। अतः जब अशांति यथा राजा तथा प्रजा वाली बात इस साहित्य में भी है, क्योंकि साहित्य की झलक, क्योंकि समाज की झलक या परिस्थितियों की झलक साहित्य पर भी प्रकट होती है। अतः उसी कारण आदिकालीन साहित्य की जो राष्ट्रीयता है वह संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हुई है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने केवल राष्ट्रीयता का अर्थ एक प्रदेश मात्र विशेष से या एक रियासत मात्र से ही मान लिया है। इसके कारण इनकी जो राष्ट्रीयता का भाव था वह अत्यंत ही संकीर्ण हो गया था, क्योंकि यह देश में उस समय का परिस्थिति या देश की जो पृष्ठभूमि थी वह इसी प्रकार की थी कि इन्होंने राष्ट्रीयता का अर्थ संकुचित अर्थ में ग्रहण किया और उसी का फ़ायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया तथा यहाँ आकर उन्होंने राज किया। या इसके परिणाम स्वरूप यही हुआ कि विदेशियों ने भारत की जनता पर एक के बाद एक राज्य को अपने अधीन कर लिया तथा यह सभी हमें संकुचित राष्ट्रीयता के भाव का बोध कराने वाला काव्य ही दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का चित्रण तथा काव्य के विविध रूप हमें रासो साहित्य में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। प्रकृति आलंबन, उद्दीपन आदि विभिन्न माध्यमों से हमें रासो काव्य में प्रयुक्त होती दिखाई देती है तथा डिंगल और पिंगल शैली दोनों ही शैलियों का प्रयोग इस रासो काव्य में किया गया है। इस प्रकार रासो काव्य वीरगाथात्मक साहित्य जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को नामकरण भी कर दिया गया। इसी रासो साहित्य के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर या साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।